सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाई हो और माता रानी आप लोगों का पोर्टफोलियो, आप लोगों की सेहत, आप लोगों को नॉलेज तीनों में इजाफा करे। और इसी के साथ आप लोगों को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो ये वीडियो नवरात्रि के नवरत्न हम जहाँ पर वो नो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव नॉलेज पे रख सकते हैं। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव ही है। और इन नो स्टॉक्स का आपको स्मॉल केस मैं डिस्क्रिप्शन में बना के लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इन नो की जगह किसी एक शेयर को अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो उसके बाद आप बाकी शेयर्स में उन चीज़ों को देख सकते हो कि क्या चीज़ कैसे है। ये जो नवरत्न है, नो स्टॉक्स हैं, ये मीडियम टर्म के लिए नोटिस में रहने वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे चलता हूँ और फिर वहाँ से हम एक एक करके सभी स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं CDSL। सबसे पहले तो इस स्टॉक की है मोनोपोली। और दूसरी बात, अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो EPS हमें मिल रही है 20%, ये ROE 23%। और इसी के साथ अगर नंबर ऑफ फंड्स की बात करें वो भी इंक्रीज हुए हैं, 162 के करीब हो चुके हैं। हालांकि शेयर्स कम हुए पर नंबर ऑफ फंड्स इंक्रीज हुए। और अगर हम इसके क्वार्टरली अर्निंग्स की बात करें जून 20 से दिसंबर 21 तक, अभी इतने क्वार्टर जो चुके हैं, लेकिन EPS हमें अल्टीमेट देखने को मिल रही है। परसेंटेज चेंज आप चेक कर सकते हैं और सेल्स भी हमें अल्टीमेट देखने को मिल रही है। अब अगर हम ओनरशिप पैटर्न की बात करें तो FIIs ने भी अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा डिक्रीज किया है, बट FIIs की तरफ से काफी ज्यादा बढ़ा है और प्रमोटर्स का उतना ही होल्डिंग है। स्टार इन्वेस्टर्स की बात करें, बॉडीज कॉर्पोरेट, BSE लिमिटेड, LIC, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, IIC प्रूडेंशियल लाइफ, निपुण लाइफ, इंडिया ट्रस्ट, मतलब कि सभी के सभी स्टार इन्वेस्टर का इसमें अच्छा खासा हिस्सा है। इसमें ना बस एक हल्की सी दिक्कत है कि ये NSE की ASM लिस्ट में है, बट जब भी ये बाहर आ जाएगा तब फिर से इसमें एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो ये तो थे सारे के सारे फंडामेंटल्स जो हमने देख चुके हैं। मतलब फंडामेंटल्स काफ़ी और भी हैं, बट हमने एक बार मेजर फंडामेंटल्स की बात कर ली है। और इसके बाद अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो सबसे पहले तो इस पे अगर हम बात करें मेजर सपोर्ट की, 1350 से 1300 की रेंज में अगर ये हमें कभी भी मिले तो वहाँ पर तो हमारे पास बिल्कुल ही लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है। और अगर हम अभी की सपोर्ट की बात करें तो 1420 से 1450 की मेजर सपोर्ट जहाँ पर भी हम कह सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट होता है 1734 से। अब हम अगर दूसरे स्टॉक की बात करें, HDFC, मंडे के दिन जहाँ मर्जर की न्यूज़ थी, इसकी वजह से ये उस दिन काफ़ी ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन अब इसने अपना सारा का सारा ही वो मूवमेंट रिट्रेस कर लिया है। बट ये HDFC और HDFC बैंक के मर्जर की न्यूज़ लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं। और इन दोनों स्टॉक्स को ऐड करने का यही मेन रीज़न था। और सबसे बड़ी बात, एक इम्पोर्टेंट स्पॉट पर भी ये हमें मिल रहे हैं। और पूरा का पूरा ये जितना भी इन्होंने गैप अप दिया था सारा का सारा ये रिट्रेस कर चुके हैं। अगर हम बात करें फिर से वही बात, अगर फंडामेंटल्स की बात करें, आप लोग वहाँ पर उसके कंपनी के फंडामेंटल्स खुद भी चेक कर सकते हो। अगर हम इसमें टेक्निकल्स की बात करें, अगर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल्स बताऊं तो सबसे पहले तो 2400 की इसमें मेजर सपोर्ट है, तो जहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। अगर इसकी मतलब फाइनल सपोर्ट की बात कर दूं, जिसे हम डू और डाई लेवल कह देंगे, तो 2050 का वो डू और डाई लेवल होने वाला है। इसका ब्रेकआउट होगा 3021 पर, जिसे भी हम मीडियम टर्म के लिए नोटिस में रख सकते हैं। अब HDFC को ले लिया है तो इसके साथ जो मर्जर हो रहा है तो उस स्टॉक्स को हम कैसे ना लें। HDFC बैंक, अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो देखो, अगर हम इसमें मेजर लेवल की बात करें तो सबसे पहले तो 1480 का मेजर सपोर्ट है, जहाँ पर अगर हमें मिले तो लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है। अगर हम डू और डाई लेवल की बात करें तो 1300 इसका लास्ट सपोर्ट है और इसका ब्रेकआउट होगा 1725 के ऊपर। और इसने भी अच्छी खासी मूवमेंट दी थी उस दिन, और उसके बाद अब ये पूरा का पूरा रिट्रेस कर चुका है। अब इसमें कभी भी हमें बैक टू बैक
दोनों स्टॉक्स में हमें कभी भी मूवमेंट मिल सकता है। एक्चुअली ना ये वो सभी वो स्टॉक्स है जो हमने स्मॉल केस में डिस्कस किए हैं, या फिर आप लोगों के साथ जहां पर भी मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप में भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। अब उनमें से भी नो स्टॉक ढूंढने काफी मुश्किल काम था, बट आप लोगों के लिए इतना करना तो बनता था। एयरटेल की बात करें, देखो अब फंडामेंटल आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर फिर भी बात करूं, ईपीएस 42%, आरओई 26%, मतलब कि अल्टीमेट से अल्टीमेट। बट अगर हम इसमें टेक्निकल की बात करें तो देखो, हमने ऑलरेडी इसको 700 पर भी ऐड किया था, अब 750 पे दोबारा से ऐड किया था। अगर ये हमें कभी भी 720 से 735 तक की रेंज में मिले, वहां पर तो लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है। और अगर 750 तक, 750 से 760 की रेंज में हमें मिल रहा है, तो भी वहां पर हम इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इसे भी हम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव नोटिस में रख सकते हैं। अगला स्टॉक अगर हम बात करें केपिट भी मार्केट के पैचअप जब ब्रेकअप में शो हुआ था, जिसने हमारी 50 की मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था। जहां पर भी बात करी थी कि कभी भी जो है अगर हमें 600 के आसपास मिले तो वहां पर लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है। टू वीक एग्जैक्ट अगर 590 पर तो बाइंग बेस्ट है। तो 590 एक सबसे बेस्ट मेजर स्पॉट है। फंडामेंटल्स आप लोग खुद चेक कर सकते हो। ये स्टॉक ना वैसे तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। टेलीग्राम पर शेयर किया था ना, तब ये 1200 के लेवल पे था, समथिंग 1180 पे। वहां पर मैं भी थोड़ा सा लालच कर गया कि चलो एक बार हल्का फुल्का ऐड कर लेते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा और नीचे जाएगा वहां पर हैवी क्वांटिटी उठा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। वहां से इसने ऐसा रिवर्सल दिया कि फिर दोबारा से एंट्री का पॉइंट दिया ही नहीं। इसे हमने बार बार ऐड किया है। सबसे पहले हमने 1200 पे ऐड किया, फिर 1500 पर भी ऐड किया। और अगर अब हम इसमें बात करें कि एक बार तो ये अपने बाइंग पॉइंट से काफी ऊपर है, कि अगर इमीडिएटली बात करें तो हमें इमीडिएटली इसमें एंट्री बनती नहीं है, क्योंकि ये अपने पाइवेट पॉइंट से ऑलरेडी 10-11% ऊपर है। बेस्ट तो अगर ये स्टॉक हमें कभी भी 1500 से नीचे मिले, तब तो वहां पर लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है। और मेजर लेवल की बात करूं कि जहां पर मिल जाए तो बस कहते हैं ना, वारे न्यारे हो जाएंगे, तो वो लेवल हो जाता है 1450। बट अगर 1550 के लेवल तक भी मुझे मिलेगा तो वहां पर मैं दोबारा से इसे एडिशन करने की ही सोचूंगा। बट एक बार के लिए अपने बाइंग लेवल से बहुत ऊपर है और उड़ते तीर लेने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, मानता हूँ कि अभी भी स्टॉक में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है और इसमें बहुत पोटेंशियल पड़ा है, अभी बहुत भागने वाला है। बट बिना लेवल के किसी भी स्टॉक में हाथ नहीं डालना होता। लेकिन इसलिए इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें मार्केट कभी भी रिट्रेस हो और ये स्टॉक भी रिट्रेस करने आए तो हम इसे वहां पर नोटिस में रख सकते हैं। अब अगला स्टॉक है लोब्दा, मैक्रोटेक डेवलपर। सबसे पहले इसको हमने ऐड किया था 1050 के समथिंग। कभी भी जो हमें 1130 से 1100 की रेंज में मिले तो वहां पर लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है। अगर फिर भी 1150 तक भी मिलेगा, हालांकि जब इसको मार्केट के पैचअप ब्रेकअप शो में भी डिस्कस किया था, उसके अगले ही दिन हमें इसने लेवल दे दिया था और वहां से भी अच्छा खासा बाउंस कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, 1400 के पास तो इसका ब्रेकआउट लेवल है, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो समझ सकते हो कि हमें वहां से भी इमीडिएटली 10% से 15% के टर्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, कमिंस इंडिया। इस स्टॉक को भी हम 1050 के समथिंग एडिशन कर चुके हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे जिस सभी के सभी वही स्टॉक्स है ना जो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं पुराने लेवल्स पर। लेकिन अभी भी इनमें इतना पोटेंशियल बचा हुआ है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। कभी भी जब हमें 1050 के आसपास मिले, 1050 से 30 की रेंज, वहां पर तो मान लिए लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है। और फिर भी अगर हमें कभी भी ये 1110 से 1090 तक भी अगर हमें कभी भी इसकी रिट्रेसमेंट हो, वहां पर भी मिले तो वहां पर एडिशन हो सकती है। इसी के साथ एक लास्ट हो गुजरात फ्लोरोकेम, जिसे हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट से पहले हमने एंटीसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट हमने ऐड भी किया है, हमारे डेली शो में भी इसे डिस्कस किया गया है। अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें, इसके टेक्निकल्स की बात करने से पहले सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो, जस्ट वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए हम इन स्टॉक्स को रडार पर रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी है
तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछकर कोई भी काम कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, स्मॉल केस के ना बनाने का मेन 2 रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारे पास एक बास्केट हो जाती है, अगर उसमें से 1-2 स्टॉक परफॉर्म भी ना करें, बाकी अगर स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमें ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ पर गलती क्या करते हैं, अब मान लो कि उसमें से 4-5 स्टॉक ऑलरेडी 5-7% बढ़ गए, वो तो हम बुक कर लेंगे। अगर उसमें से कोई 1 या 2 स्टॉक ना अंडर परफॉर्म कर गए, हम उसमें अगर वो बाई चांस चलो नहीं बढ़े, गिर रहे हैं, तो है ना हम उसमें एवरेज कर करके और वो स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस खा चुका होता है, लेकिन फिर भी हम वहां पर एवरेज करके उस पूरे स्मॉल केस का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। स्मॉल केस का एक और रूल होता है कि अगर स्मॉल केस आपको बाय करना है तो एक साथ करना है, और अगर सेल करना है तो भी एक साथ करना है। बट मैं यहाँ पर स्मॉल केस को एक साथ बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें से कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। अगर वो कभी भी लेवल पे रिट्रेस करने आते हैं, वहाँ पर हमारी नोटिस में रह सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स अभी इमीडिएट लेवल पे है, जहाँ पर हम इसे अभी ऐड कर सकते हैं। इसलिए इस स्मॉल केस को मैं डायरेक्ट बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। और वैसे भी ये कोई भी बाय करने के लिए तो है ही नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए है। तो इसे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ गुजरात फ्लोरोकेम मार्केट के पैचअप ब्रेकअप शो में भी डिस्कस हुआ था कि 2800 के आसपास कभी भी इसे स्टॉक मिले तो वहां पर तो लो रिस्क एंट्री पॉइंट हो जाता है, और ये अपना लो भी बनाता है 2800 का थर्सडे के दिन। अगर अब हम इसमें मेजर सपोर्ट की बात करें, मेजर टू मेजर सपोर्ट हमें मिलने वाले 2750 की, अगर वहां पर मिले तो लो रिस्क एंट्री पॉइंट होता है। और अब अगर हम इसके ब्रेकआउट की बात करें तो 3150 पे इसका ब्रेकआउट होता है। और जैसे कि अब ये स्टॉक चल रहा है 2945 पे, मैं आप लोगों के सामने ये 9 के 9 रतन नवरत्न ही कहूंगा इनको। अगर स्टॉक्स की बात करूं, आप लोगों के साथ ऑलरेडी पिछले 1 महीने में ना 40 से 50 शेयर डिस्कस हो चुके हैं। अगर हार्डली बात करूं, उसमें से 2-4 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अंडर परफॉर्म करे हैं, बट स्टॉप लॉस वहां पर नहीं खाया गया। देखो, अब जनवरी, फरवरी, हाफ मार्च, हमने 2.5 महीने एक भी स्टॉक डिस्कस नहीं किया था। मतलब कि अगर टेलीग्राम पर भी बात करें ना, डिस्कस किया भी, तो उन लोगों को पहले से ही पता था, उन लोगों का माइंड सेट था कि जब तक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यूज ही नहीं होंगे इस मार्केट में। तो वो उन लोगों को पहले उनका माइंड सेट कर दिया था, क्या था कि अगर आप अग्रेसिव हो तभी इन स्टॉक्स ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जो 1-2 शेयर डिस्कस हो भी रहे हैं तो आप उनको नोटिस में रख सकते हो। अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है 2-2.5 महीने। उन लोगों को बोल दिया था कि आप ट्रेडिंग मत करो 2.5 महीने। ट्रेडिंग ना करने का मतलब मैंने उनको ये भी बोला था कि ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट मार्केट पर नजर रखनी है, ताकि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो इसीलिए अब उन लोगों को भी जब जैसी हमें अपॉर्चुनिटियां मिली, बैक टू बैक एट ऑलमोस्ट 50 प्लस से ज़्यादा शेयर डिस्कस हो चुके हैं, और उनमें से अगर बात करें 15 से 20 शेयर ऑलरेडी, चलो मैक्सिमम 10 शेयर भी लगा ले तो 20% से ऊपर की रिटर्न दे चुके हैं। अब ये जरूरी नहीं होता कि हमने 20 का 20% ही बुक किया, हो सकता है कि हमारा टारगेट 10% का था तो हमने 10% पे बुक करके एग्जिट कर लिया, या फिर हम उसको ट्रेलिंग पे लगा देते हैं। बट अब जब मार्केट हमें मौका दे रही है, क्योंकि अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा स्पेस बाकी है, तो ये स्टॉक्स को हम स्पेशली, कोई ये नहीं है कि 1-2 महीने के लिए नोटिस में है, ये हम मीडियम टर्म 6 से 9 महीने या फिर हम 1 ईयर तक, ये पूरा का पूरा एक टैक्टिकल कॉल है जिसे हम 6 मंथ टू 9 to 10 मंथ्स तक नोटिस में रख सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी, अगर बाय चांस हमारा कोई भी एसएल हो रहा है, अब मान लो कि क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले, अगर किसी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो हमें उस चार्ट्स में दिख जाएगा। और वैसे भी एक मेजर फंडा 8% से एसएल ज़्यादा कभी किसी स्टॉक में लेना ही नहीं है। तो अगर रिजल्ट बेकार आएंगे, तो अगर हम फिर भी प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर हमारा एसएल खा चुका है, तो हम उस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। ये सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए, तो इस स्टॉक्स को स्पेशली नोटिस में रखना जरूर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।